बहुत बहुत धन्यवाद। अ, जो हमारा ऑर्गेनाइजर हैं समाजवादी समागम वाले और पैगाम वर्कर चार्टर और जनता वीकली, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूं कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर आपने इस वार्ता रखी है। मेरे से पूर्व वक्ता बोल गए, परंतु मैं एक टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से उनको सुन नहीं पाया हूं। परंतु मेरी जो बात मैंने आपके सामने रखनी है, वो जो आपका सब्जेक्ट है कोविड 19 के बाद का भारत, ये बहुत बड़ा विषय है और 25 मिनट में मेरे को अपनी बात रखनी है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में तकरीबन 54 करोड़ के करीब वर्कर है। और क्योंकि 11 का आंकड़ा है, वो उस वक्त बोलते थे 47 करोड़ है, परंतु 11 के बाद कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। और 54 करोड़ के करीब टोटल वर्कफोर्स है, जिसमें से 7% जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हैं और जो पार्टीशन के बाद सभी मजदूर संगठनों ने मिलकर उनको ऑर्गेनाइज किया है। और बाकी 93% अनऑर्गेनाइज हैं। और जो अनऑर्गेनाइज है वहां पर उनका बहुत शोषण है, बहुत भयंकर शोषण है। बावजूद कि हम प्रयास कर रहे हैं सारे देश के वर्कफोर्स को ऑर्गेनाइज करने का, हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हिंद मजदूर सभा ने काफी काम किया है और लाखों की तादाद में लोगों को ऑर्गेनाइज किया है। परंतु सरकार का प्रयास ये है कि जो 7% अभी हमारे पास ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसको हमने देश की आजादी के बाद काफी संघर्ष के बाद ऑर्गेनाइज किया है, वो भी उसको भी वो अनऑर्गेनाइज में ले जाना चाहते हैं। और कोविड 19 से पहले मैं ब्रीफ में आपको बता दूं कि कोविड 19 से पहले देश की जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा से प्रभावित हैं, जिनको भी मौका मिला सरकार में आके काम करने का, वो सारे मजदूर विरोधी हैं और मजदूरों की बात ही नहीं करते। गरीब आदमी एक लंबा टॉपिक बोलते हैं, गरीबों को ये करना है वो करना है, परंतु जहां अधिकार देने की बात आती है, मुझे बहुत ही दुख से कहना पड़ता है कि हमारे देश की कोई राजनीतिक पार्टी ये नहीं कह रही है कि जो 91 में नरसिम्हा राव ने ग्लोबलाइजेशन को वेलकम किया, उदारीवाद के ऊपर चले, लिबरलाइजेशन शुरू की और लिबरलाइजेशन के बाद खुले बाजार को न्योता दे दिया, डब्ल्यूटीओ के मेंबर बन गए और बाहर के विदेशों का माल बना हुआ देश में आकर हमारी मंडी, बहुत बड़ी मंडी है हिंदुस्तान की, उसमें आकर बिना रोक टोक के बेचें और पैसा कमाएं और ले जाएं। और हमारे देश में आके लगी हुई इंडस्ट्री प्रॉफिट मेकिंग को कौड़ियों के भाव में खरीदें और वर्करों को वीआरएस सीआरएस के नाम से निकालें और नई मशीनें लाकर उत्पादन करें और कमाई करें और अपने देश में चले जाएं। इस नीति को डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त वित्त मंत्री थे, इन्हीं का ही न्यू इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई हुई है। और उसमें आज तक किसी ने कॉमा फुल स्टॉप भी उसमें चेंज करने की हिमाकत नहीं की है। चाहे उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं इंडिविजुअल नाम नहीं किसी का लूंगा, परंतु जहां से शुरू हुई है मैं उनका जरूर जिक्र करता हूं, क्योंकि आजकल बहुत वो उनके नेता चिल्ला रहे हैं सड़कों पर, महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, भूखों मर रहे हैं, नौकरियां चली गई हैं। ये जब ज्यादातर इन्होंने राज किया है कांग्रेसियों ने, और समाजवादियों ने कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोला था और उस वक्त समाजवादियों से चूक हो गई, जो ये आरएसएस के संगठन के साथ कांग्रेस को भगाने के लिए सारा गठजोड़ हुआ था और वो गठजोड़ में कामयाब हो गए और कांग्रेस को उन्होंने निकाल बाहर फेंका रोड के ऊपर। उसमें मजदूरों का भी बहुत बड़ा हाथ है। पॉलिटिकल पार्टी तो सिर्फ लीड करती हैं, बाकी मजदूरों का, जो देश के कामगार हैं, देश के निर्माण करता है, उनका बहुत बड़ा हाथ है उस कांग्रेस पार्टी को भी उखाड़ फेंकने का। तो उसके बाद गठजोड़ हो गया, जनता पार्टी बन गई और उसके बाद भी उन्होंने कोई लेबर पॉलिसीज के ऊपर, जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इनके ऊपर कोई भी कहीं भी सीरियसली काम नहीं किया। वो अपने बड़े बड़े उस वक्त बड़े नेता बन गए हमारे बीच में से निकलकर और वो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझने लग गए, परंतु वर्कर के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। और अंत में जो आरएसएस का गोल था, उन्होंने उस गोल में सफल हुए। 2 एमपी पार्लियामेंट में थे, उसको लेकर आज देखिए वो 333 एमपी उनके पास हैं और अभी उम्मीद कर रहे हैं कि 24 के चुनाव में बिल्कुल सारा सफाया कर दें और देश को हिंदू राष्ट्र बना दें। और जो वो कहेंगे उसी तरीके से देश की जनता को चलना होगा, जो वो कहेंगे वही पहनना होगा, जो वो कहेंगे वो खाना होगा, जहां वो कहेंगे बैठ जाओ वहां बैठना पड़ेगा। जस्ट लाइक ए बाउंडेड लेबर,
उनकी डायरेक्शन डिक्टेशन पर काम करेगा। ये तानाशाह हैं और इन तानाशाह को मौका दिया है हमारे समाजवादी साथियों ने। पर अभी जो फिलहाल जो हालात है, इस हालात के अंदर सारा कोविड-19 से पहले 10 साल कांग्रेस का राज रहा है, हेडेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। बहुत तारीफ करते हैं लोग, हम भी तारीफ करते हैं, जो वो शरीफ आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। परंतु उन्होंने अपने टाइम पे किसी लेबर लॉ को फ्रीज कर दिया था, उनको ठंडा बस्ते में डाल दिया था, उसके ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था, उसको कोई भी लेबर मिनिस्ट्री चेक ही नहीं करती थी। और हमारा उस वक्त का 10 मजदूर संगठनों का, उस वक्त ये आरएसएस का जो बीएमएस है, ये भी हमारे साथ में था। इन्होंने भी मिलकर हमारे साथ 2 हड़तालें डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर हमने तकरीबन 5 बड़ी हड़तालें की थी, उसमें से 2 हड़तालों में ये भी शामिल थे। और ट्रेड यूनियन यूनिटी, क्योंकि हमारी देश की बदकिस्मती है कि वो हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एक लेबर विंग बना दिया। और हिंद मजदूर सभा क्योंकि फ्री इंडिपेंडेंट डेमोक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे समाजवादियों ने इसको देश की आज़ादी के बाद 48 में कलकत्ता में दिसंबर में इसको बनाया था, गठन किया था, इस वजह से कि यूनिट शुड बी फ्री इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेट, यूनिट शुड नॉट बी वर्क अंडर एनी पुल एंड प्रेशर ऑफ द एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टी। ये एक इस विचार को लेकर जयप्रकाश जी और उनके साथ तमाम बड़े समाजवादी नेताओं ने कलकत्ता में ये इस मजदूर संगठन का गठन किया था। 6 लाख की मेंबरशिप थी, 424 के करीब यूनियन थी। आज हमारे पास 2800 यूनियन है, बड़े बड़े फेडरेशन है, और हमारी तकरीबन 92 लाख के करीब मेंबरशिप है। वेरिफिकेशन 1 करोड़ से भी ऊपर चली गई है, और अभी हमारा नंबर 1 पर है भारतीय रेलवे के अंदर। सारे जोन में हम कोल में नंबर 1 पर है, पोर्ट एंड डॉक में है। और जो दूसरे मजदूर संगठन ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, इन मजदूर सभा का वहां पर बहुत अच्छी पोजीशन है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हमने तकरीबन 60% 70% के करीब अनऑर्गेनाइज मेंबरशिप को उसमें जोड़ा है। महिलाओं के ऊपर हमारी 94 में पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वर्किंग कमेटी विमेन की नेशनल लेवल की बनाई गई, ताकि इक्वल पार्टिसिपेशन टू दी विमेन उसमें रहे। यूथ कमेटी हमारी बहुत सालों से काम कर रही है, इंडिपेंडेंट है, और इस तरीके का हमारा ढांचा है। और हम इसी सोच पर काम कर रहे हैं कि जो यूनियन वर्कर के राइट को जो है वो प्रॉपर सम्मानजनक उनको मिले। परंतु बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे को कांग्रेस से भी लड़े हमने, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार भी जो उस वक्त महंगाई, मिसमैनेजमेंट और करप्शन और इसके ऊपर जो जितने भी मामले बने, उसको हमने देश के मजदूरों ने, हम 12 मजदूर उस वक्त इकट्ठे थे, 12 मजदूर संगठन, उसमें से सिर्फ हिंद मजदूर सभा एक फ्री इंडिपेंडेंट डेमोक्रेट है, बाकी सब किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लेबर विंग है। और उनका मेन पर्पस पार्टी डायरेक्शन से आता है, जो पार्टी डायरेक्ट करती है उसके मुताबिक मजा वो उसी के ऊपर उसी लाइन पे चलते हैं। परंतु हमारा कोई ऐसा डायरेक्शन कहीं से नहीं है, परंतु हमारे को हमारा संविधान बताता है कि हमारे को हाउ टू मूव फर्दर, उसके मुताबिक एचएमएस अपने मेमोरेंडम को ड्रा करता है और उसके ऊपर हम काम करते हैं। मेरे से पूर्व मेरे प्रेडिसेसर उमर अमर पुरोहित ने 3 मजदूर संगठनों को मिलाकर एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाया था, सीटू और एटक को, और उसके बाद उसमें जुड़ते गए, इंटक भी आ गया, और उसमें बाद में बीएमएस भी शामिल हो गए, दूसरे भी हमारे लेफ्ट के साथी शामिल हो गए। आज पहले 12 था, जब बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, एनडीए गवर्नमेंट बन गई, तो बीएमएस जो है वो हमारे से अलग हो गया कि हमारे को नागपुर से डायरेक्शन है, इसलिए हम ज्वाइंट मूवमेंट में नहीं रहेंगे, और हम बाहर से अपनी मांगों को समर्थन करेंगे। इस मांगों को हम समर्थन करते हैं, परंतु डायरेक्ट एक्शन पे नहीं आएंगे, ऐसा उनको बाहर से नागपुर से डायरेक्शन था। और अभी पहले तो हम ये लड़ते थे, हमारा 10 सूत्री मांग पत्र था कि भाई आप न्यू जॉब क्रिएट कीजिए जहां इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो पूंजीपति पब्लिक मनी को बैंकों से लोन लेकर कोई इंडस्ट्री खोलता है तो उस पर कंडीशन होनी चाहिए न्यू क्रिएशन ऑफ पोस्ट की, ताकि जो बेरोजगारी है वो खत्म हो हमारे देश में। इसके ऊपर पॉलिसी गवर्नमेंट की क्लियर होनी चाहिए, और नेशनल वेज होना चाहिए, नेशनल वेज पॉलिसी होनी चाहिए कि पूरे देशों में, प्रदेशों में वेज, मिनिमम वेज क्या होगा। और वैसे अगर आप सोशलिस्टों का हिस्ट्री देखें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में जिसका जन्म हुआ था, उसके फाउंडेशन के टाइम पर उनके मेमोरेंडम में लिविंग वेज मांगी गई थी। हमने कितनी तरक्की कर ली है कि अभी हम वो लिविंग वेज को छोड़ के मिनिमम वेज पर आ गए हैं, और मिनिमम वेज भी कोई एम्प्लॉयर देने को तैयार नहीं है हमारे को। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी की नौकरी की गारंटी नहीं है, जस्ट लाइक स्लेव जैसे अंग्रेजों के टाइम में काम करते थे, उसी तरीके से 12 घंटे दिल्ली शहर में भी काम कर रहे हैं। और कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरफ सुनने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। और मुझे याद है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर उनकी कैबिनेट में एक माननीय मंत्री थे जिनको डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर जिसका डेजिग्नेशन पहली दफा हमने सुना था,
उनका जिम्मेवारी थी कि वो देश के अर्जित किए हुए ऑर्गेनाइज सेक्टर को कौड़ियों के भाव में विदेशी ताकतों को बेचें। और उस वक्त हमारे समाजवादी भी बहुत शान से उनके बीच में हिस्सेदार थे। और उन समाजवादियों ने जब देखा कि भी एयरलाइन को बेचना है तो एयरलाइन को हम बेचेंगे, हम बोली लगाएंगे, तो उसकी शिकायत इन्होंने अटल जी से कर दी जाकर, और हमारे माननीय शरद यादव जी को निकालकर डबल रोटी मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग पे ले गए थे। और कोल वाले मंत्री पासवान जी जो कह रहे थे कि मैं खुद बोली लगाऊंगा टेलीकॉम की, और इनको रातों रात अटल बिहारी वाजपेयी ने चेंज करके वो कोले में भेज दिया था कि आप उधर जाइए यहाँ से। तो इनको उन्होंने बहुत देश 40-45% अटल बिहारी वाजपेयी जी बेच गए थे, और कौड़ियों के भाव में बेचा था। बाल्को कंपनी को इन्होंने 525 करोड़ में बेचा था। बाद में उसकी इंडिपेंडेंट जो असेसमेंट हुई थी उसके अंदर तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए की देश की संपत्ति इन्होंने वो विदेशी कंपनी के हवाले कर दी थी। उन्होंने आते ही तकरीबन 40 नियर अबाउट 50% जॉब रिडक्शन किया और सारा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू कर दिया, जिसमें 12 घंटे की कोई ड्यूटी आवर का ख्याल नहीं होगा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी नहीं देखी जाएगी, जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगी। ये सारी चीजें हमारा एक्सपीरियंस है पिछला। मैं इस शॉर्ट में बोल रहा हूँ, तब मैं कोविड-19 के बाद भी आ जाऊंगा। तो हमारे को कांग्रेस के टाइम पर भी जो हम समझते थे कि एक वर्कर का सम्मान, डिग्निटी ऑफ द लेबर रहेगी, वो कांग्रेस के साथी भी बहुत उन्होंने पैसा कमाया है, इसी वजह से अभी वो फील्ड में लड़ नहीं पा रहे हैं। इतना पैसा उन्होंने अर्जित किया हुआ है, इतना करप्शन उन्होंने किया था, उनके बैंक बैलेंस भरे पड़े हैं, और वो पूंजीपतियों की दलाली का काम उनके कई नेताओं ने, बड़े बड़ों ने किया था। इस वजह से वो सड़क पे नहीं आ रहे, क्योंकि 60 साल उन्होंने खूब मौज ली है, तो अभी सड़क पर अपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं। और एसडी स्पेशल खाने का, उसकी मेडिकल के दवा दारू का, उसके बुढ़ापे का सहारा कहाँ प्रोटेक्शन में उनके बीच में जाकर उनका ख्याल रखेंगे। तो वो ये हमारे देश का बदकिस्मती है कि अंग्रेजों से छुड़ाया लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी करके, और ऐसे हमारे साथियों के हवाले हो गया देश, जो देश में सिर्फ जा रखी है, पहले भी थी और अभी इनको जिसको ताकत दी है, इसमें भी मजदूर संगठन हम शामिल हैं कि हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह की 10 साल की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका था। उन्होंने भी 5 मिनिस्टरों की कमेटी बनाई थी, परंतु वो मिनिस्टर मजाक करते थे जब मजदूर डेलीगेशन से बात करते थे कि भाई ये कोई कुछ की कुछ बातें करता था। चिदम्बरम उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, बोलता ही नहीं था कि भाई मजदूरों की मांग जो है जायज है, इसके लिए मैं पैसा दे दूंगा, ऐसी बात ही नहीं करते थे। और अभी पकड़े गए जेल में, बिना केस रजिस्ट्रेशन की जमानत ही नहीं हुई, और इस गवर्नमेंट ने उनको दिखा दिया कि आपकी कितनी काबिलियत है, कितना पैसा है, वो आपका धरा रहेगा, आपको जेल में धक्के खाने पड़ेंगे। इन्होंने एक मैसेज देश को दिया कि अगर हम इतने बड़े पूंजीपति को पकड़ के, एक अच्छे वकील को पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, तो छोटे मोटों की कोई औकात नहीं है। ये तानाशाह गवर्नमेंट ने दिया, और इन्होंने जब सरकार बनाई, इनको मौका मिल गया। जो वायदे इन्होंने देश के साथ किए थे, उस पर लोग बाग प्रभावित हुए इनसे कि हम 2 हाथ को काम देंगे, 2 करोड़ जो डिसेंट जॉब क्रिएट करेंगे, जॉब सिक्योरिटी रखेंगे, आपको नौकरी की सुरक्षा हम आपको मुहैया कराएंगे, बुढ़ापे का सहारा, आपको पेंशन हम देंगे, दवा दारू आपकी फ्री होगी, सबको अच्छे मकान बना के देंगे, 24 घंटे बिजली रहेगी, 24 घंटे पानी रहेगा, आपके बच्चों को अच्छे स्कूलों में फ्री पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद उनकी जॉब क्रिएट की जाएंगी, डिसेंट जॉब, और बाल श्रम जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो हमारे पास चाइल्ड लेबर हमारे देश में ढूंढे नहीं मिलेगा, कोई भी फोर्स लेबर नहीं रहेगी, कोई भी हमारे देश में बंधुआ मजदूर नहीं रहेगा। ऐसे इन्होंने महंगाई को 100 दिन में नीचे ले आएंगे, और भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, काला धन वापस आ जाएगा। ऐसे ऐसे अनपढ़ आदमी, अर्थशास्त्रियों ने ज्ञान हमारे देश में दिया। वो बाबा रामदेव, अब जो दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति बनने के सपने देख रहा है, इसने अर्थशास्त्र पढ़ाना शुरू कर दिया देश की जनता को। तो ये सारे दौर से निकलकर जब ये गवर्नमेंट बनी है, चेंज कर दिया, और हमारे 44 लेबर लॉ जो हमने संघर्ष करने के बाद, कुर्बानी करने के बाद लेबर मूवमेंट ने लेबर के हित में बनाए थे, उनको इन्होंने पूंजीपतियों के दबाव में, क्योंकि जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, वो डिमांड करते थे कि लेबर लॉ शुड बी फ्लेक्सिबल। लेबर लॉ जो है वो हमारे को हायर फायर का राइट होना चाहिए, जब जी करेगा रखेंगे, जब जी करेगा उसको पिक आउट कर देंगे, और हमारा कोई मतलब नहीं है किसी की सोशल सिक्योरिटी का, बुढ़ापे का ख्याल रखने का। और मुंगेरी लाल के सपने दिखाया करते थे उस वक्त की रूलिंग पार्टी को, और इन्होंने वो उनकी बात को माना, और बिना बात किए हुए ये 4 कोडों में 44 कानूनों को इन्होंने ड्राफ्ट कर दिया। और 4 कोड बनाने के बाद अब इन्होंने एक फोर्स लेबर फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट का आदेश इशू कर दिया, और फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट के अंदर कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एमओयू होगा बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, और उसको बिना नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है। उसके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उसके लिए एम्प्लॉयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो उनका एमओयू साइन है, जितने पीरियड का साइन है,
उसी दौरान में वो काम करेगा, काम खत्म होने के बाद अपने घर में चला जाएगा। उसका उसका कोई भी किसी भी किस्म की एम्प्लॉय की और गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें आएगी नहीं। ये पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इसको इशू किया था, उसके बाद हमने संघर्ष किया, कांग्रेस आई थी, कांग्रेस ने इसको विड्रा किया था, परंतु अभी दोबारा इन्होंने इशू कर दिया और उसको वित्त मंत्री ने अपने बजट स्पीच में पढ़ दिया। कहीं डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं उनका देश के कामगारों से कोई लेना देना नहीं है। वो समझते हैं कि हमारे को वोट कैसे लेनी है, पैसे दो, वोट खरीदो और शराबे बांटो और वोट ले लो। वो कहते हैं इसके बाद 5 साल का हमारे से इनसे कोई वास्ता नहीं है। और पार्लियामेंट में जाकर वो जिनके सवाल वहां उठाते हैं, वो देश और दुनिया जानती है कि पूंजीपतियों के सवाल वहां उठाने लग जाते हैं, या वो अटेंड ही नहीं करते हैं पार्लियामेंट, उनको मालूम ही नहीं है। अभी भी मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि देश का तकरीबन 97-98% मेंबर पार्लियामेंट जो है या मेंबर राज्यसभा जो है, उसको ये कोडों का मालूम ही नहीं है कि ये हमारी जो एनडीए गवर्नमेंट ने जो एम्प्लॉयर की डिमांड को मानते हुए हमारे 44 लेबर लॉज को, जिसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, जिसमें फैक्ट्री एक्ट है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन अबॉलिशन एक्ट है, इनको सबको उन्होंने खत्म करके ये 4 कोडों में ले आए हैं। यूनियन बनाना एक सपना हो जाएगा। और यूनियन के पास जो सबसे बड़ी बात होती है, ताकत होती है, वो हड़ताल पे जाने की होती है। उसको उन्होंने अमेंड कर दिया है कि कोई भी यूनियन पहले सिर्फ एसेंशियल सर्विस जो है वो नोटिस दिया करती थी, और अभी उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, हर यूनियन को अगर हड़ताल पे जाना होगा तो उसका नोटिस देना होगा, चाहे वेदर दे आर इन दी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। और अभी वो उन्होंने अमेंड कर दिया है, और जिस दिन नोटिस देंगे उसी दिन से रिकंसिलिएशन डीम टू हैव बीन स्टार्ट, और ड्यूरिंग रिकंसिलिएशन नो यूनियन कैन गो ऑन स्ट्राइक। और अगर कोई स्ट्राइक पे जाएगा तो दैट स्ट्राइक विल बी ट्रीटेड एज इलीगल, और अगर इलीगल होगी तो 20,000 रुपए से लेकर। जी जी, बहुत आपने अहम बातें रखी सर। अगर आप इसको 1 मिनट में वाइंड अप करें, और आपने काफी मजदूर वर्ग की अभी जो कठिनाइयां हैं और जिस तरीके से इसमें पॉलिटिकल इसका अटैक्स हो रहे हैं, इसमें आपने काफी अच्छे से बात रखी। और अंतिम में आप क्या, मतलब मजदूरों के लिए क्या दिशा देख रहे हैं, इसको 1 मिनट में अगर आप वाइंड अप करें और हम फिर कार्यक्रम का समापन कर सकते हैं, क्योंकि समय की पाबंदी चल रही है। नहीं, अच्छी बात है। आपने देखिए ये जिस इशू को मेरे को दिया है, ये इशू 15 मिनट में और 20 मिनट में अपनी बात रखने का नहीं है। ये इस पे महीनों महीने बैठकर इसके ऊपर चर्चा करने का बात है। अभी हमने देखिए पीछे 1 दिन की हड़ताल की थी, अभी डेमोन्स्ट्रेशन 3 को किया है। कोयले वाले जो है कोल माइन को ये बेच रहे हैं, राजे रजवाड़ों का दोबारा से राज पूंजीपतियों को लाना चाह रहे हैं। कोल माइंस को बेचने के लिए ऑर्डर इशू कर दिए हैं। ड्यूरिंग पेंडेमिक इन्होंने जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है, जिसको 5 दिन में वित्त मंत्री ने डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किया है, उसमें सारा पूंजीपतियों का ख्याल रखा गया है। गरीब आदमी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा है, भूखे मर रहे हैं। जो आदमी 20 करोड़ के करीब, जिनके पास ना राशन कार्ड है, ना उनके पास कोई बैंक अकाउंट है, ना उनके पास कोई और किसी किस्म का आइडेंटिफिकेशन है, वो चौक पे बैठते हैं, वो दिहाड़ी का काम टीम को किया है, कोयले में जाकर चूल्हा जलाते हैं, उनको इन्होंने भूखे मार दिया। आजाद देश में वो एक रिफ्यूजी की जिंदगी उन्होंने जी है, मर गए रोड के ऊपर जाते जाते घर पर। परंतु इस प्राइम मिनिस्टर के मुंह से एक शब्द उनके बारे में आज तक निकला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो रूलिंग पार्टी में, वो वर्ल्ड बैंक से डिक्टेटेड है। वर्ल्ड बैंक चाहता है गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू रन द बिजनेस, गवर्नमेंट हैज टू गिव द गुड गवर्नेंस ओनली। वो तो वर्ल्ड बैंक के दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 30-32-35 लाख करोड़ रुपया उन्होंने लोन पे ले लिया वर्ल्ड बैंक से। परंतु हमारे दूसरे राजनीतिक जो पार्टी है, आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने ये लेबर लॉ जो रिफॉर्म हो रहे हैं एक आवाज तक नहीं निकाली है। और ये हमारा फेलियर है ट्रेड यूनियन का, कि हम लोगों को ड्यूरिंग सर्विस उनके हकों को दिलाने के लिए तो ऑर्गेनाइज किया है। हमारे पीछे लोग बाग अपनी जान देने को तैयार रहते हैं, परंतु जब देश का इलेक्शन आता है उसमें वो धर्म और जात के नाम पर पड़ जाते हैं, हमारी बात को भी नहीं मानते हैं। इस वजह से उनके धर्म के ठेकेदार, जात के ठेकेदार जो हैं, वो उनको अपनी मर्जी के मुताबिक सरकार को वोट डलवा देते हैं, और ऐसी सरकारें हमारे सामने है। ये देश की बदकिस्मती है। और मेरा ये कहना है कि अगर देश का, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि देश का 54 करोड़ वर्कर को, उनके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा साथी सुनीलम को, जिन्होंने, जो किसान यूनियन के अंदर भी वर्किंग प्रेसिडेंट है, इन्होंने किसान यूनियन की जो 250 के करीब ज्यादा उनसे यूनियन है, उन्होंने भी हमारे वर्कर चार्टर को समर्थन किया है। और अभी हमने 3 दिन की हड़ताल की है। अभी प्राइम मिनिस्टर पहला देश का, जो देश की जनता ने चुना है, वो कोयले की नीलामी के ऊपर जाकर उसमें प्रोसेस को चालू किया है। और अभी तक कोई भी एम्प्लॉयर कोल खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है, परंतु 18 तारीख को, अगस्त को फिर दोबारा उसकी नीलामी शुरू होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ, मोटे मोटे तौर पर देश की जनता ने चुना है, वो कोयले की नीलामी के ऊपर जाकर उसमें प्रोसेस को चालू किया है। और अभी तक कोई भी एम्प्लॉयर कोल खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है।
उनको दे और डिसेंट जॉब जो इनका कमिटमेंट है यूएस असेंबली में वो उसको पूरा करे। डिसेंट जॉब क्रिएट करनी है, कैसे होंगी एक बहुत बड़े विषय हैं, परंतु मैं समाप्त कर रहा हूँ। आपको पुनः बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक छोटे समय में इतने बड़े इशू को सागर को गागर में भरने का काम हमारे जिम्मे लगाया, परंतु ये पॉसिबल नहीं है। फिर मौका लगेगा तो फिर अपनी बात को रखूंगा। मेरा यही कहना है कि देश के जितने भी कामगार हैं, जो भी वर्किंग क्लास हैं, वो टीवी पे और वीडियो पे बैठकर हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। वी हैव टू ऑर्गेनाइज एट ग्राउंड लेवल। वो उस काम पे हम लगे हुए हैं। अभी 10 मजदूर संगठन, हालांकि वो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं, छोटे समय में रखा है। इतने बड़े आने वाले समय में अभी रेलवे बिकनी शुरू हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे के अंदर सारे जोनों में एचएमएस नंबर 1 पर है। वो 1 दिन की 2 दिन की हड़ताल नहीं कर सकते हैं, वो अनिश्चितकालीन की हड़ताल। इंदिरा गांधी को अगर उखाड़ के बाहर फेंकने वाला अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन देश में है, वो ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन है, जिसमें 74 में उन्होंने अपने मांग पत्र के ऊपर मिनिमम बोनस 8.33 और दूसरे समान काम समान वेतन की मांग को लेकर इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं बोनस नहीं दूंगी, अगर रेलवे को देना पड़ेगा तो आर्मी को भी देना पड़ेगा। कानून में है, मैं कानून को नहीं मानती हूँ। उसके ऊपर इंडेफिनिट हड़ताल हुई थी। मैं उसका एक आपके सामने जिंदा एग्जाम्पल बैठा हूँ। और मैं 20 साल की उम्र में अरेस्ट हो गया था, जेल चला गया था और नौकरी से गया था। और अभी भी मालिक की कृपा है, कायम है। हमारी मूवमेंट लेबर की बनी हुई है और इस सरकार को 4 साल में हम निपटेंगे। 4 साल से पहले हम इसको उतार नहीं सकते हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को मैं इस आपके वेबिनार से कहना चाहता हूं कि थोड़ी अकल करें, समझ करें। अगर वो वोट मांगना चाहते हैं देश के 50 करोड़ 54 करोड़ वर्कर से, तो उनके वर्करों के ऊपर जो उनका बुनियादी उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो स्नैच हो रहा है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, हमारा जो यहाँ पे प्रजातंत्र का हमारा खतरे में है। इन चीजों को तभी प्राप्त कर पाएंगे अगर वो अपने देश के कामगारों को, देश के निर्माणकर्ताओं को उनकी मदद करेंगे, उनके जो मैनिफेस्टो है उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और समाप्त करता हूँ अपनी बात को। फिर मौका लगेगा फिर अपनी बात को कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।